हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गद्य शिक्षण। ठीक है, अगर आप बीएड में स्टडी कर रहे हो तो यहाँ से कम आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है हर बार एग्ज़ाम में। और अगर आप रीट, सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये दोनों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब गद्य क्या है सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। फिर गद्य शिक्षण के अंदर कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, गद्य शिक्षण का क्या महत्व है ये देखेंगे। गद्य और पद्य में क्या अंतर है ये देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। गद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है ना। किसी भी शिक्षण का अपना उद्देश्य होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, उसको लेकर के ही रिजॉल्व करने के लिए वो टीचिंग प्रैक्टिस जो होती है, टीचिंग प्रणाली जो होती है, शिक्षण प्रणाली जो होती है, उसको अपनाया जाता है ना। अब इसके अध्ययन के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब गद्य शिक्षण में कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अर्थकथन विधि कौन सी है, मीनिंग एक्सप्लेनेशन मेथड है ना, एक्सप्लेनेशन मेथड कौन सा है, फिर क्वेश्चन आंसर मेथड कौन सा है आपका, राइट, और समीक्षा विधि कौन सी है, संयुक्त विधि कौन सी है। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, इसीलिए एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कहीं पे भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप सीट या टीट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आप समझ लो कि आपके यहाँ से 2 या 3 नंबर पक्के हैं। और एग्ज़ाम अगर आप बीएड का दे रहे हो तो आपका एक क्वेश्चन आना ही है। तो फ्रेंड्स, गद्य शिक्षण क्या होता है, इससे पहले वीडियो जो बनाई थी मैंने उसमें मैंने बताया था आपको पद्य शिक्षण क्या होता है। तो जो पद्य शिक्षण होता है वो उसमें क्या होता है, वो काव्य शिक्षण की भाषा होती है। कविता के लिए पद्य शिक्षण जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि पद्य शिक्षण हो, काव्य शिक्षण हो, कविता शिक्षण हो या कहानी शिक्षण हो, इन सब का मतलब वही है कि कहानी शिक्षण क्या है। ठीक है, यानी कि काव्य, कवि की भाषा जो होती है वो होती है। गद्य शिक्षण में क्या होता है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे। देखो, जितने भी निबंध हैं, साहित्य है, ऑटोबायोग्राफी है, ये सब किस में लिखा जाता है, ये सब लिखा जाता है आपका गद्य में। और जो पोयम होती है आपकी वो लिखी जाती है पद्य शिक्षण में। ठीक है, फोनेटिक होती है ना पोयम, फोनेटिक वे में लिखी जाती है। तो पोयम जो होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी पद्य शिक्षण के अंदर आती है। और अगर आपसे पूछा है कि निबंध किस में आता है, साहित्य किसके अंदर आता है, मतलब ये जो आप लिखते हो ना बुक्स वगैरह, जो आम बोलचाल की भाषा होती है वो होती है गद्य शिक्षण में। और जिसमें भाषा को तोड़ मरोड़ करके प्रयोग किया जाता है ना, वो होती है आपकी पद्य शिक्षण में, मतलब वो कवि की भाषा होती है। ठीक है, ज़्यादातर अलंकार, छंद, ये जितने भी रस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन सब का प्रयोग किसमें होता है, पद्य शिक्षण में। और गद्य शिक्षण में क्या होता है, गद्य शिक्षण आम बोलचाल की भाषा में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं ना वो। अब जैसे कि हम देखते हैं किसी की ऑटोबायोग्राफी, तो हम किसी की जीवनी जो होती है वो किस भाषा में लिखते हैं, वो लिखते हैं हम गद्य शिक्षण में। ठीक है, और आज मानव जाति का संपूर्ण इतिहास जो है, सभ्यता है, संस्कृति है, ज्ञान विज्ञान का जो साहित्य, ये सब किसने संभाल के रखा है, ये सब गद्य ने ही संभाल के रखा है आपका। जितनी भी चीज़ें ये गद्य से ही, गद्य शिक्षण के अंतर्गत ही आती हैं, गद्य के द्वारा ही लिखी गई हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, गद्य क्या है, तो गद्य हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें छंद, लय, अलंकार इत्यादि का प्रयोग आवश्यक नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि देखो, जब पद्य शिक्षण की बात करते थे हम, जब हम कविता की बात करते थे तो वहाँ पे हमेशा अलंकार, छंद, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि अगर सार्थक अर्थ स्पष्ट ना करे, वो जो भाव कविता की अगर वो सार्थक अर्थ स्पष्ट ना करे तो कविता जो है आपकी वो निरर्थक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप गद्य की बात करते हो तो वहाँ पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको छंद का प्रयोग करना ही है, अलंकार का प्रयोग करना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहें तो कर सकते हो और आप नहीं चाहो तो नहीं कर सकते। इसमें मेन फोकस जो होता है वो किस पे होता है, मेन फोकस होता है आपके विचारों पे। आपका जो फैक्ट है जो आप प्रदान कर रहे हो उसके थ्रू जो आपका तथ्य है वो सर्वमान्य होना ज़रूरी है। ठीक है,
सर्वमान्य भाषा के माध्यम से जो का त्यों प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है इसके अंदर साहित्य की अनेक विधाएँ आती हैं, जैसे कि आपका निबंध हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, आत्मचरित्र हो गया, आत्मचरित्र। ठीक है, यानी कि किसी की बायोग्राफी हो गई, है ना। आप कोई भी प्ले ड्रामा है जो वो इसके अंदर आ सकता है, स्टोरी हो सकती है ना, कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है आपका। जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब हिंदी की अगर हम कहें कि 80% चीज़ें हैं जो वो 80% चीज़ें जो हैं वो सिर्फ गद्य में लिखी गई हैं। ओनली 5, 10 और 15% ऐसा होगा आपका कि वो आपका काव्य शिक्षण में लिखा गया, पद्य शिक्षण में, वरना जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी मतलब गद्य शिक्षण में ही लिखी जाती हैं। गद्य में लेखक कब माना जाएगा सफल? गद्य में लेखक तब सफल माना जाएगा, यानी कि अगर आप कोई भी पोयम लिख रहे हो तो आप तब भी सफल माने जाओगे जब उस जो आप विचार प्रकट कर रहे हो, जो आप विचार प्रदान कर रहे हो, उसमें कोई भी गलती ना हो और आप भाषा का उचित प्रयोग किया गया हो। हर जगह पे स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया होगा, जिससे जो भी अर्थ जो उसके माध्यम से कहना चाहता है वो बिल्कुल स्पष्ट हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लेखक को व्याकरण समझ भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, संस्कृत में एक शुक्ति प्रचलित है, यानी कि संस्कृत की एक पंक्ति है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या है वो पंक्ति? उसका ये है, गद्य कविनाम निष्काम वदंती, यानी कि गद्य को कवियों साहित्यकारों की कसौटी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखोगे ना तो आपका एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है ना बीएड की, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, जब भी आप पेपर लिखो ना तो आप ज़रूरी नहीं है कि 10 पेज या 12 पेज भरो, ज़रूरी ये है कि आपका जो कंटेंट है वो यूज़फुल हो, उसको आप इस वे में लिखो। हेडिंग्स का यूज़ करो, है ना, हेडिंग्स के अंदर सब पॉइंट्स लिखो। भरे जा रहे हो अगर ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लिखो लेकिन प्रॉपर तरीके से लिखो। लिखने का जो पैटर्न होता है वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है, वरना जाहिर सी बात है एग्जामिनर आपको मार्क्स कम ही देगा, है ना। तो हेडिंग सब पॉइंट इस तरीके से आपको लिखना है उसके अंदर, और ऐसे आप कोट लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा ये। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। अब देखो, क्योंकि इसके अंदर शब्दों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बल्कि सामान्य और कुशल भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो काव्य भाषा होती है उसमें क्या होता है, थोड़ा शब्दों को घुमा दिया जाता है ना। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, है ना, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं उनको लिखा जाता है, इसका मतलब समझा जाता है। दोहों में सप्रसंग व्याख्या, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जो गद्य साहित्य होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ पे वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं सीधी आम बोलचाल की भाषा में। इसलिए जो कवि होता है उसको ध्यान में रखना होता है कि वो जो कहना चाहता है उसका विचार सही तरीके से स्पष्ट हो। ठीक है, हिंदी भाषा के अंदर साहित्य के 2 रूप होते हैं। साहित्य के 2 रूप होते हैं हिंदी भाषा में। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका पद्य और एक होता है आपका गद्य, जैसा कि आप पहले से पढ़ चुके हो, है ना। जो गद्य होता है वो क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा होती है। कहानी, कविता, विचार, निबंध, उपन्यास, ये सब गद्य में लिखे जाते हैं। पद्य काव्य शिक्षण की भाषा होती है, कविता की भाषा होती है ना। अब गद्य जो होता है वो क्या होता है, गद्य के अंदर क्या होता है, साहित्य को गद्य रूप ही मानव जीवन को सरसता प्रदान करता है। इसका मतलब ये कि मानव को जीवन के मूल्य और सत्य से परिचित कराकर उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करता है गद्य शिक्षण। ठीक है, पद्य शिक्षण क्या होता है, पद्य शिक्षण के अंदर कवि शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन गद्य शिक्षण में ऐसा नहीं है। गद्य शिक्षण की अगर हम बात करें तो अगर हम कहें कि आज संपूर्ण साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा जाता है तो वो गद्य भाषा में ही लिखा जाता है। इसको संभाल करके अगर हिंदी साहित्य को किसी ने रख रखा है ना तो वो गद्य शिक्षण ही है। ठीक है, भाषा शिक्षण के अधिकांश उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वो किसके द्वारा संभव होती है, वो गद्य शिक्षण के द्वारा ही संभव होती है। भाषा के जो 4 कौशल हैं जो आप पढ़ते हो ना सीटेट में, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाषा के 4 कौशल कौन से, तो सुबोपाली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपके 4 हैं कौशल। ठीक है, सुन, बोल, पढ़, लिख ऐसे भी याद कर सकते हो आप, यानी कि सुन मतलब सुनना, बोल मतलब बोलना, पढ़ मतलब पढ़ना और लिख मतलब लिखना। इन सब जो 4 कौशल हैं, इन सब का कौशलों का विकास किस में हुआ है, इन सारे कौशल का विकास हुआ है आपका
गद्य शिक्षण में। और ये सीटेट में आपसे पूछा जाता है या फिर रीट में या किसी भी चीज़ में कि कौन कौन से कौशल होते हैं। नंबर वाइज भी ऐसे भी आ सकता है आपका कि पढ़ना पहले दे दिया हो, फिर लिखना दे दिया हो, फिर सुनना दिया हो और फिर बोलना दिया हो, और आपको इन चारों को क्या करना हो, इन चारों को अरेंज नंबर में लिखना, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे दे रखा है आपका फ्रेंड्स, अतः शब्द योजना विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति और भाषा के सर्वमान्य रूप का ज्ञान देने की दृष्टि से गद्य रूप का विशेष महत्व है। अब गद्य शिक्षण का महत्व क्यों है? अगर आप विचारों को प्रदान कर रहे हो तो आपके जो भी विचार है वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, उसके लिए गद्य शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। विचारों को जीता जागता सर्वमान्य बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि क्यूरोसिटी उत्पन्न हो, जानने के लिए पहले से ही, है ना, संज्ञानात्मक विकास हो, भाषा के सर्वमान्य रूप का ज्ञान देने की जो दृष्टि है उससे गद्य रूप जो है उसका विशेष महत्व है। ठीक है, और ज्ञान की दृष्टि से इसका बहुत अधिक महत्व है गद्य शिक्षण का हिंदी साहित्य में। अब हम देखेंगे कि गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, गद्य शिक्षण क्यों ज़रूरी है, इसका क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता में क्यों पड़ती है, इसके अंदर कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं जब हम गद्य शिक्षण की बात करते हैं। तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? अगर हमें छात्रों का शुद्ध उच्चारण कराना है, वर्तनी पर ध्यान देना है, उनके विचारों में कहाँ उनको रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, कहाँ पे उन्हें अपनी ध्वनि को उच्च करना है, कहाँ पे निम्न करना है, कहाँ पे उतार चढ़ाव है, कौन सा स्वर अनुस्वर वाचन करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों के उद्देश्यों को विकसित करने के लिए गद्य शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। मौन वाचन में निपुण बनाने के लिए छात्रों को इसका प्रयोग किया जाता है। वाचन के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, मतलब मौन वाचन होता है, सस्वर वाचन होता है। सस्वर वाचन क्या होता है? सस्वर वाचन तब होता है जब आप क्लास में लाउड रीडिंग कराते हो ना बच्चों से, तो वो होता है आपका सस्वर वाचन। मौन वाचन क्या होता है? जब हम मन में पढ़ रहे होते हैं ना, सिर्फ हमारे होंठ हिल रहे होते हैं, तो वो होता है मौन वाचन। जब किसी और को सुनाई नहीं देता बल्कि हम मन में ही पढ़ रहे होते हैं, और जब हम मन में पढ़ रहे होते हैं तो हम ज़्यादा शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। लेकिन जब हम लाउड रीडिंग करते हैं तो अगर आप अपने शब्दों को काउंट करोगे तो वो उसके कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं। तो जो गद्य शिक्षण होता है उसमें क्या होता है? मौन वाचन को निपुण करना उसका उद्देश्य होता है। छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, यानी जो छात्र हैं वो खुद पाठ को पढ़ सकें, इसकी आदत विकसित करानी है। ठीक है, आरोह अवरोह इत्यादि की पकड़, यानी कि उनको कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं, ये उनको अच्छी तरीके से पता हो जाना चाहिए। इसके बाद छात्रों के अंदर समाज, जाति, धर्म और देश के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना। ठीक है, स्वस्थ अभिवृद्धि और चारित्रिक विकास को बढ़ावा देना, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। छात्रों में निरीक्षण, कल्पना शक्ति, विवेचना इत्यादि का मतलब बच्चों के अंदर विकास करना है कि वो चीज़ों को खुद आइडेंटिफाई कर पाए, खुद इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। अगर उन्हें सोचना है चीज़ों को तो खुद सोच पाएँ, उनकी जो इमेजिनेशन पावर है, उनकी जो सोचने की क्षमता है वो विकसित हो सके, विवेचना कर सकें वो खुद। इन सारी चीज़ों का विकास करना है। बच्चों के अंदर लिपि का ज्ञान कराना है, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना है, शब्दों की स्पष्टता का बोध कराना है उनको, है ना। पाठन करते हुए लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना है उनको। ठीक है, मुहावरे, शब्द शुक्ति, भंडार, लोकोक्ति, है ना, जितनी भी व्याकरणिक चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों के भंडार में वृद्धि करनी है बच्चों के। छात्रों को गद्य साहित्य का अध्ययन कराना है, उन्हें आनंद प्राप्त करने के योग्य बनाना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका जो शिक्षण है, अगर आपको शिक्षण जब आप पढ़ा रहे हो अगर आप उसको इंटरेस्टिंग वे से नहीं पढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है बच्चे क्या होंगे, बोर फील होने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए बच्चों को ऐसा नहीं कर रहा है कि सिर्फ टीचर बोल रही है बल्कि और स्टूडेंट शांत है, क्योंकि अगर स्टूडेंट पैसिव है और सिर्फ टीचर ही एक्टिव है, बच्चे अगर कुछ कर ही नहीं रहे तो जाहिर सी बात है उनका लेवल जो होगा वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। इसीलिए टीचर और स्टूडेंट जो दोनों एक्टिव रहने चाहिए। टीचर को बीच बीच में बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए। ठीक है, उन्हें विविध कौशलों से परिचित कराना चाहिए बच्चों को गद्य शिक्षण के दौरान। अब हम पढ़ेंगे गद्य शिक्षण में गहन और विस्तृत अध्ययन, यानी कि गहन और विस्तृत अध्ययन क्या है और इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स गद्य साहित्य जो है इसके अध्ययन को हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक होता है आपका गहन और सूक्ष्म अध्ययन
और एक होता है आपका विस्तृत और स्थूल अध्ययन। जब आप किसी भी चीज़ का गहन अध्ययन करोगे, यानी कि गहनता से अध्ययन करोगे तो क्या होगा, और अगर आप विस्तृत और स्थूल रूप से अध्ययन करोगे तो क्या होगा। ठीक है, विस्तृत और स्थूल नाम से ही आपको पता चल रहा है फ्रेंड्स कि मतलब विस्तृत मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी कि आप उसके विषय क्षेत्र, जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, हर चीज़ को, सारे बैकग्राउंड को लेकर के उसका अध्ययन कर रहे हो विस्तृत रूप से, तो वो आएगा आपका विस्तृत और स्थूल अध्ययन में। और सूक्ष्म, सूक्ष्म आपका नाम से ही पता चल रहा है कि सूक्ष्म अध्ययन है, मतलब माइक्रो, मतलब आपने ऐसे ही ओवरव्यू ले लिया, मेन चीज़ों को पढ़ लिया। विस्तृत अध्ययन मतलब आपने उसकी डीप नॉलेज ली। अगर ये पोएम है तो ये पोएम को किसने लिखा, इस पोएम को लिखने का उद्देश्य क्या था, इस पोएम को जिस राइटर ने लिखा उस राइटर का जन्म कब हुआ था, उस राइटर को किस किस चीज़ों में अवार्ड मिला है, मतलब हर चीज़ की ना पूरी हिस्ट्री जान लेना, डीप नॉलेज लेना है आपका विस्तृत और स्थूल अध्ययन। और सूक्ष्म अध्ययन में होता है कि आपने हाँ थोड़ा ओवरव्यू ले लिया कि क्या है इसमें, क्यों है, तो यही सब चीज़ें। ठीक है, तो इसके अंदर सूक्ष्म रूप से विविध बिंदुओं को, एक छोटी छोटी कलाएँ, लोकोक्ति, शुद्ध उच्चारण इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि सूक्ष्म रूप से विविध बिंदु जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी कलाएँ, लोकोक्ति, शुद्ध उच्चारण, इन सब चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। जब हम विस्तृत और स्थूल अध्ययन करते तो क्या होता है, इसके अंदर साहित्य की अन्य विधाओं को शामिल किया जाता है, जैसे नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, इन सब को। ठीक है, अब गद्य में क्या होता है, निबंधात्मक पाठ होते हैं, इन्हीं के अध्ययन का स्वरूप होता है, लेकिन पद्य में ऐसा नहीं होता। सॉरी, विस्तृत और स्थूल अध्ययन की बात हो रही है यहाँ पे। तो विस्तृत और स्थूल अध्ययन में क्या होता है, इसके द्वारा छात्रों में तीव्र पठन, गति का पाठ, विकास और विचार ग्रहण करने की योग्यता का विकास, रुचि जागृत करने की क्रिया, ये सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मतलब छात्र जो है वो तीव्र गति से कैसे पठन कर सकें, उनके जो पढ़ने की गति है उसका विकास किया जाता है, विचार ग्रहण करने की योग्यता का विकास किया जाता है, इसमें रुचि जो होती है उनकी उसको डेवलप किया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे गद्य शिक्षण की विधियाँ क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, गद्य साहित्य को सर्वोत्तम रूप माना जाता है साहित्य का। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड, इसके अध्ययन से बच्चों के शब्द शुक्ति, लोकोक्ति और मुहावरों के कोश में वृद्धि होती है। अर्थकथन विधि क्या है, अब हम ये देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि इसके शिक्षण में कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है। ठीक है, और गद्य शिक्षण क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गद्य शिक्षण जो है संपूर्ण साहित्य को इसी ने संभाल के रखा हुआ है। साहित्य का अगर दर्पण कहा जाता है किसी को तो वो गद्य शिक्षण ही है। 80% पार्ट अगर हम देखें तो वो गद्य शिक्षण के अंतर्गत ही दिया जाता है। आम बोलचाल की भाषा जो है वो हमारी गद्य शिक्षण ही है। ठीक है, गद्य शिक्षण में विचारों के प्रकटीकरण पर बल दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अध्ययन से क्या होता है, बच्चों की शब्द शुक्ति, लोकोक्ति, मुहावरों के कोश, इन सारी चीज़ों में वृद्धि होती है। अर्थकथन विधि क्या है फ्रेंड्स, अब हम ये पढ़ेंगे। अर्थकथन आपको नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि अर्थ को एक्सप्लेन किया है। अर्थ को कथन मतलब कहना, विचार प्रकट करना। तो अर्थकथन विधि में क्या होगा, मीनिंग को एक्सप्लेन कर रखा होगा। तो यह विद्यालय में गद्य की शिक्षा की परंपरागत विधि, यानी कि प्राचीन समय से ये विधि जो है ना आपकी कन्वेंशनल मेथड है, प्राचीन समय से इसको अपनाया जा रहा है। ठीक है, इस विधि के अंदर क्या होता है, इस विधि के अंदर अध्यापक सर्वप्रथम क्या कहता है, गद्यांशों का क्रमिक रूप से मौखिक पठन करता है और उसके बाद गद्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। ठीक है, इसका अर्थ बताते हुए संपूर्ण गद्यांश के अर्थ को स्पष्ट करता है। पहले पूरा ग्राफ या तो खुद पढ़ लेगा या फिर पढ़वा देगा, और पढ़वाते पढ़वाते क्या करेगा, गद्यांशों को अर्थ जो होते हैं, कठिन शब्द जो होते हैं उसको, उसके जो अर्थ होते हैं उसको बताते हुए चलता है। और जब संपूर्ण गद्यांश का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं तो क्या होता है, हो गई कविता। अब ये विधि अमानवैज्ञानिक मानी जाती है। अमानवैज्ञानिक क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अध्यापक ही जो होता है वो वर्क कर रहा है, स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल ही पैसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, सारा कार्य अध्यापक ही कर रहा है, अध्यापक ही पढ़ रहा है ना, अध्यापक ही पढ़ रहा है, अध्यापक ही समझा रहा है शब्दों के, कठिन शब्द कहाँ है, क्या कहाँ है, ये सब चीज़ों के बारे में अध्यापक ही बता रहा है, अर्थ समझा रहा है। छात्र इससे क्या होगा, छात्र कविता को समझ तो जाएंगे, सॉरी जो उपन्यास है, जो गद्य चीज़ें या जो भी चीज़ें हैं
समझ तो जाएंगे लेकिन उनको सोचने विचारने का अवसर नहीं मिलेगा, और जब सोचने विचारने का अवसर नहीं मिलेगा तो उनकी जो क्षमता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस विधि के द्वारा अध्ययन करने से गद्य शिक्षण के उद्देश्य जो है पूरा करना असंभव है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विधि। नेक्स्ट विधि क्या होती है? नेक्स्ट विधि है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि का मतलब क्या होता है? व्याख्या विधि का मतलब होता है आपका एक्सप्लेनेशन मेथड। एक्सप्लेनेशन मेथड क्या होता है? इसके अंदर अर्थ कथन बोध विधि का ही विकसित रूप है। जो अर्थ कथन विधि थी ना, उसका विकसित रूप ये है व्याख्या विधि। पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थ कथन विधि का विकसित रूप कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा व्याख्या विधि। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अध्यापक पाठ पढ़ाने के पश्चात कठिन शब्दों का अर्थ व गद्यांश का सरलार्थ करते हुए शब्दों व भावों को स्पष्ट करता है। अब किस किस शब्द में कौन सा समास है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है, कौन सी लोकोक्ति है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा संधि है, इन सारी चीज़ों की व्याख्या करता है। और जो भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर छिपे हुए प्रसंग, व्याख्या, ये सारे कथन को स्पष्ट करते हुए उसका भाव स्पष्ट करता है। इस विधि के अंदर अध्यापक को अधिक कार्य करना पड़ता है और छात्र जो होते हैं वो क्या करते हैं? श्रोता बने रहते हैं, यानी कि छात्र जो होते हैं वो सुनते हैं और कार्य जो है वो कौन करता है? वो अध्यापक करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? इस विधि में नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नोत्तर विधि का मतलब क्या होता है आपका? क्वेश्चन आंसर मेथड। प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर, विधि का मतलब क्या होता है? मेथड। इस विधि को विश्लेषण विधि भी कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रश्नोत्तर विधि को क्या कहते हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि को विश्लेषण विधि कहते हैं। इस विधि के अंदर व्याख्या विधि के समान ही, जैसे व्याख्या विधि में होता था ना सप्रसंग व्याख्या स्पष्ट करना, ये सारी चीज़ें, वैसे ही इसके अंदर व्याख्या विधि की तरह ही पाठ का पठन कराया जाता है और पाठ की व्याख्या की जाती है। लेकिन सिर्फ अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब उसमें होता था कि व्याख्या विधि में टीचर ही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता था, लेकिन यहाँ पर टीचर क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है प्रश्नोत्तर के माध्यम से। ठीक है, और उसके अंदर शब्द और भावों को स्पष्ट करता है। शब्द और भावों को स्पष्ट करने के लिए क्या करता है? पहले क्वेश्चन पूछता है। अगर बच्चे आंसर सही देते तो अध्यापक को समझ आता है कि हाँ इसका लेवल कहाँ तक है अंडरस्टैंडिंग का, बच्चों को कहाँ तक समझ आ गया है, बच्चों को क्या समझ नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें अध्यापक जो होता है समझाता है। माध्यमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग सबसे उपयुक्त है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के अंदर कौन सी विधि अपनाई जाती है? ठीक है, तो यही विधि है। और ये विधि क्या है? उपयुक्त मानी जाती है। इसके अंदर क्या होता है? अध्यापक और छात्र उपयुक्त क्यों मानी जाती है? क्योंकि अध्यापक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब इसके सफल प्रयोग के लिए अगर हम चाहते हैं कि ये विधि सफल हो, तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि छात्र को उत्तर में पूर्णता ना होने पर अध्यापक को स्वयं अपने कथन द्वारा शब्द और व्याख्या की करनी चाहिए। यानी कि अगर छात्र कोई भी क्वेश्चन है, अगर बच्चों से पूछ रहा है अध्यापक जो, अगर वो कोई भी क्वेश्चन छात्रों से पूछ रहा है और अगर छात्र उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं है, असमर्थ हो रहे हैं, तो अध्यापक को अपने विचारों में उसका अर्थ स्पष्ट करना है ताकि विधि में रोचकता बनी रहे। और अध्यापक को टीचर से पहले इजी क्वेश्चन ही पूछने, अध्यापक को बच्चों से पहले इजी क्वेश्चन ही पूछने, ये नहीं कि वो पहले से ही टफ पूछे, पहले थोड़ा इजी, फिर उससे थोड़ा टफ, फिर ज़्यादा टफ। ठीक है, अब देखेंगे हम समीक्षा विधि। समीक्षा विधि क्या होती है? इस विधि का प्रयोग उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षा में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जब बच्चों को निबंध और इसके विविध तत्वों का ज्ञान हो जाए। एनालाइज आप कब करोगे? जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, है ना, उपयोगिता हो, मतलब आप चीज़ों को उपयोग करना जानते हो, चीज़ों की समझ हो आपके अंदर, है ना। तो जब अंडरस्टैंडिंग हो, आपका एप्लीकेशन हो, नॉलेज हो, आपको चीज़ों की ज्ञान हो आपको, तब आप किसी भी चीज़ का विश्लेषण कर सकते हो। जब आपको किसी भी चीज़ का उपयोग कैसे होता है यही नहीं पता, ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में, समझ ही नहीं है, बोध ही नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, तो आप कैसे एनालाइज करोगे? इसीलिए जब बच्चों को विविध तत्वों की जानकारी हो जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि पूर्ण रूप से विकसित हो। इसके अंदर क्या होता है? पाठ्य पुस्तक के भाषाई तत्वों के आधार पर उसके गुण दोष की परख की जाती है। ठीक है, गद्य शिक्षण का अर्थ व भाव का स्पष्टीकरण अधिक आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर ही क्या होता है?
अगर इसका हम ये ध्यान ना दें कि पाठ का अर्थ क्या है, भाव क्या है, इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट ही ना करें तो ये शिक्षण जो है वो निरर्थक है। अगर इसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं होगा तो जो पाठ्य वस्तु है वो रोचक ही नहीं रहेगी। पाठ्य वस्तु एक गुण दोष की परख व समीक्षा करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि हमें कोई भी पाठ पढ़ा रहे तो हम उसके गुण दोष जो है इत्यादि की समीक्षा कर पाएंगे हम समीक्षा विधि के द्वारा। ठीक है, आप समीक्षा तो तब करोगे जब आपको निबंध की और इन सारी चीज़ों की नॉलेज है। ठीक है, बच्चों में स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए यह विधि सबसे उपयुक्त है। ठीक है, समीक्षा विधि किस लिए उपयुक्त है? तो समीक्षा विधि बच्चों में स्व अध्याय यानी कि वो खुद अध्याय कर सके, इसके लिए ये विधि जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विधि। नेक्स्ट विधि है आपकी संयुक्त विधि। संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है आपको, मतलब कि जब हम सारी विधियों का मिश्रण करते हैं, है ना, कब आपको कौन सी विधि पढ़ानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप किसी मेथड का यूज़ कर लेते हो शिक्षण के अंतर्गत, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त विधि। माध्यमिक स्तर पर सभी प्रणालियों का आवश्यकता अनुसार मिश्रित रूप ही है आपका संयुक्त विधि। जब आपको लगता है कि इस प्रणाली की अधिक आवश्यकता है तो आप उसको अपना लेते हो। ठीक है, गद्य शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषाई कौशल व ज्ञान प्रदान के लिए, व्याख्या के लिए, विश्लेषण प्रणाली का संयुक्त रूप से अपनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषाई कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज़ की व्याख्या करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाषाई तत्व का शास्त्रीय विवेचन के लिए इसको अपनाया जाता है। इस प्रकार अध्यापक गद्य पाठ को शिक्षा देने के लिए किसी एक विधि या संयुक्त विधि का उपयोग कर सकता है। ये उसकी मर्जी है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके की अन्य अपडेट्स और अन्य वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।